जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू जाति में अलग अलग फिक्रे होने लगे, अलग अलग बातें होने लगी। और जैन, बौद्ध, शाक्त, वैष्णव, जैन इत्यादि अलग अलग धर्म होने लगे। हमारी हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते हुए भी यहाँ यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े वैष्णव में जितने अधिक है उतना शैव और शाक्त में नहीं। और आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान इनमें जितना कम है उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं। कृष्ण के उपासक रामोपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते। कृष्णोपासकों में भी सत्यानाशी अनन्यता ऐसी आड़े आई है कि इनमें आपस में बड़ा ही खटपट लगाए रहती है। देखिए, भाषा है द्विवेद भारतेंदु युग की। तो ये कह रहे हैं कि अनन्यता जो कृष्ण के प्रति कृष्णोपासकों में है, अष्टछाप में है। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, इनमें ये जो अष्टचाप के कवियों में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कीर्तन और कीर्तन के साथ अनन्यता भी होनी चाहिए। तो अनन्यता, सत्यानासीन अनन्यता ऐसी आड़े आई है जो इनमें आपस में खटपट लगाए रहती है। प्राकृत के उपरांत हमारे देश में साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं। एक पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रायसा। रायसा माने पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की कविता में अभी इनके विचार हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो अपने विचार कहते हैं, जो अपने विचार, ये लेखक के अपने निजी विचार हैं। और निबंध में इस बात की प्रमुखता होती है कि लेखक के विचार जो हैं वो अपने, लेखक के जो निजी विचार हैं वो अपने उसमें वो रहते हैं, उसमें रहे। तो ये जो लेखक के निजी विचार हैं वो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या है कि वो कुछ भी कहे, वो उसके अपने विचार हैं। अब मेरे लिए हो सकता है पृथ्वीराज रासो बहुत अच्छा पढ़ने की चीज हो, यहाँ नहीं है। प्राकृत के उपरांत, अब देखिए आगे देखिए, प्राकृत के उपरांत हमारे देश में साहित्य के दो और नमूने मिलते हैं। पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रायसा। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर थोड़ा कुछ रस भी है, पर पृथ्वीराज रायसा में तारीफ लायक कौन सी बात है, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इसका पता अलबत्ता रायसा से लगता है। रायसा, पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का विकसनशील काव्य है। वह बताता है कि हिंदी का विकास कैसे और किस तरह से हुआ। ठीक है ना, कैसे कैसे हिंदी अपने आगे विकास को प्राप्त होती चली गई, कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, ये पृथ्वीराज रासो प्राकृत से डिंगल पिंगल शैली कैसे आई, किस तरीके से आई। तो ये बात ये भी मानते हैं कि प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। मतांतर के साथ साथ ही हमारी भाषा भी गुजराती, मरहठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदा जुदा भाषाएं हो गई। इन एकादशी भाषाओं में, देखिए इनके विचार हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन एकादशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मरहठी महाकठोर, कर्णपटु, और पंजाबी निहायती बद्धी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। जबकि ये इनके विचार हैं कि उर्दू रूखी भाषा, जबकि मैं ऐसा मानती हूँ कि उर्दू जैसी सरस भाषा कोई नहीं है। हो सकता है आप किसी और भाषा को सरस मानते हो। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। इसमें संदेह नहीं कि विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेली, बैसवारे की, मतलब अवधी, बुंदेलखंडी, बैसवारे की, भोजपुरी इत्यादि इसके कई अवान्तर भेद हैं। अवान्तर माने बहुत सारे। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें श्रृंगार के अलावा दूसरा रस आ ही नहीं सकता। ये इनके विचार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है। भिन्न रुचि ही लोक की रुचि जो है वो भिन्न भिन्न होती है। हमें बैसवारे की मर्दानी बोली अवधी सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है, संस्कृत से कुछ ही नून है। किंतु गद्य रचना, प्रोज, हिंदी का बहुत ही कम और पोच है। पोच माने छोटा। सिवाय उस समय की बात करें, देखिए, सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना इसमें और कुछ हुई ही नहीं जिसे हम साहित्य के भंडार में शामिल करते।
दूसरे, उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त कहीं मिलती ही नहीं। प्रसंग प्राप्त हमें अब यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब करने वाला पैदा हो गया है। इसे हम यही समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना हम फिर कभी करेंगे। देखिए, हर भाषा का, हर शैली का, भाषा का अपना एक ढांचा होता है, अपना एक वितान होता है। स्वयं प्रकाश एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं वो? भाषा भावों का रथ है जिसमें बैठकर यथार्थ यात्रा करता है। ये स्वयं प्रकाश का कथन है कि भाषा भावों का रथ है, भाव है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और वह भावों का रथ है, भावों को ले जाने वाला है, भावों का रथ है जिसमें बैठकर यथार्थ यात्रा करता है, जिसमें बैठकर हर व्यक्ति का यथार्थ, हर व्यक्ति का अपना एक सच जो है वो यात्रा करता है। और इसी नाते कि भाषा जो है वो अलग अलग सबके भावों को बताने वाली अलग अलग होती है। अब इनको, जैसे बैसवारे की अवधि की बोली जो है वो इनको बहुत अधिक भली मालूम होती है। इन्होंने ये बात कही है कि ब्रज भाषा में बहुत कुछ मिठास है, लेकिन ये जनानी बोली है। लेकिन भूषण ने ब्रजभाषा में ही वीर रस की रचनाएं की हैं, और इन्होंने उर्दू उस समय हो सकता है इतनी विकसित नहीं हो, इतना उर्दू का साहित्य, समृद्ध साहित्य न हो, जो इन्होंने कहा कि उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए है कि हम शुद्ध तुलसी सूर और कवियों पद्य रचनाओं के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती। ये हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं है। उर्दू बहुत सरस भाषा है, और उर्दू के लिखने वाले कवियों ने कहा है कि उर्दू तो छोटी बहन है हिंदी ज़ुबान की, उर्दू ज़ुबान भी सीखी है हिंदी ज़ुबान के साथ। तो हिंदी, अच्छा, इन्होंने ये और बात कही कि उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए कि शुद्ध हिंदी सूर तुलसी इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त कहीं मिलती ही नहीं। तब ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हिंदी का बहुत अधिक विस्तार हो गया है, हिंदी बहुत अधिक समृद्ध हो गई है, और धीरे 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 हिंदी जो है वो अपने आप को बताने वाली, अपने आप को सशक्त होने के साथ उठ खड़ी हुई है, उसको अपनी अस्मिता बोध हो चुका है। भाषा देखिए धीरे 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 रवानगी प्राप्त करती है। भाषा जब तक आपके ये कह लीजिए कि अगर आपके मन में नहीं घुल जाती, आपकी रगों में नहीं दौड़ने लग जाती, तो भाषा का विस्तार, भाषा का विकास खत्म हो जाता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा जन्मजात संपत्ति नहीं है। जितना आपका शब्द भंडार विकसित होगा, जितना आपकी भाषा विकसित होगी, धीरे धीरे भाषा आपको उसी तरह से परिमार्जन और परिष्करण के साथ साथ आगे बढ़ाती ले जाएगी। अब यह निबंध यहाँ समाप्त होता है विद्यार्थियों। मैंने इसके प्रश्नोत्तर आपको दे दिए हैं, इसके बारे में सारे जो ये कह सकते हैं PDF मैंने आपको बना के दे दी है। अब आप इसमें तैयारी करना। अब मैं आपको इसका अगला पाठ जो है वो पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरे समस्त निबंधकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको वो पहले ही पढ़ा दिया था। उसके सारे नोट्स, प्रश्नोत्तर वगैरह सब दे चुकी हूँ। अब हम अगला जो हमारा निबंध है उस पर चलेंगे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति।